हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। आज आपकी पहली क्लास होने वाली है। सो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और यहाँ पर इस बैच में जो भी क्लास आपको दिए जाएं, इनके अलावा भी आपको बहुत सारे क्लास देखने हैं। अभी हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन कौन से क्लास जो हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं वो आपको देखने हैं। तो जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको जाना है प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट नाम की एक प्लेलिस्ट, उसको आपको देखना है। लिब्रो ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसको आपको देखना है। और ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आपको देखना है। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं, इनको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, या फिर आप जब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे आपको देखने हैं। बाकी यहाँ इस बैच में जो भी क्लास आपको दिए जाएँ वो आपको कंटिन्यू करना है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जिन बच्चों को हमारे पैड क्लास करने हैं तो आप सभी ट्रिपल सी बाई फर्स्ट एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ट्रिपल सी दिसंबर पैड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा, तो यहाँ पर आपका एक कंप्लीट क्रैश कोर्स कराया गया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर जी हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ट्रिपल सी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हमें एकदम स्टार्टिंग से आप पढ़ा दीजिएगा। तो अगर आप पूरा स्टार्टिंग से कंप्लीट क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बैच में आपको फ्री अपडेटेड ई बुक भी प्रोवाइड कर दी गई है, यानी कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो अलग से किसी भी ई बुक को लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वो सारी की सारी ई बुक आपको यहीं पर मिल जाएगी। और इसी बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दी गई है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, यानी कि यहाँ पर आप अपने टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस बैच को अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी क्लास हमने दिसंबर बैच में करा दिए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी जो आगे के क्लास होंगे वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। और यहाँ पर क्लास का समय होता है 7 बजे, यानी कि 7 PM पर ये क्लास आपको कंटिन्यू मिलती है। ठीक है। इसी के साथ जिन बच्चों का जनवरी में एग्जाम है तो आप जनवरी के लिए पैड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच भी आपका स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हैं। क्लास आपके 20 नवंबर यानी कि कल से यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्लास का समय होगा 6 PM पर। ठीक है, शाम को 6 बजे यहाँ पर क्लास मिलेगी। और यहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स मिलने वाला है, जहाँ पर सारे क्लास आपके चैप्टर वाइज होंगे। यहाँ पर आपको फ्री ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी, लिब्रो ऑफिस की आपको थ्योरी भी कराई जाएगी, और हर क्लास का PDF भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इस बैच को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जब एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर आपको बताना है हेक्सा प्रणाली में कुल कितनी संख्याएं होती हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन द हेक्सा सिस्टम, यानी कि हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में कितनी संख्याएं होती हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 16 हो जाएगा। यानी कि हेक्सा प्रणाली में कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपका आंसर होगा 16 होती हैं। अब कई बार यहाँ पर ये भी पूछते हैं कि आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका आधार कितना होता है, इसका बेस कितना होता है। तो अगर आपसे कभी आधार या बेस के बारे में बात करें तो आंसर हो जाएगा 16। इसका बेस कितना होगा, 16 होगा। कई बार इसमें आपसे संख्याएं पूछ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आपको बताना होगा यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। 0 से 9 तक के अंक होते हैं। इसके बाद में A से लेकर F तक के लेटर होते हैं। ठीक है, यानी कि 0 से 9 तक के अंक होते हैं और A से F तक के लेटर होते हैं। यहाँ पर जो A आपका होता है ये रिप्रेजेंट करता है 10 को, 10 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद B आएगा वो 11 को रिप्रेजेंट करेगा, C आएगा वो 12 को रिप्रेजेंट करेगा, D आएगा वो 13 को रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसे F आपका जो होगा वो 15 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक आपका 0 होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 16 डिजिट होते हैं, या इसका बेस 16 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, अभी आपने देखा हेक्साडेसिमल, और अगर बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की तो यहाँ डेसिमल में जो आपका बेस होता है वो कितना होता है, बताइएगा। डेसिमल में बेस आपका 10 होता है। यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर के 9 तक की होती हैं। 0 से 9 तक की कुल 10 संख्याएं होती हैं, यानी कि बेस इसका कितना हो गया, 10 हो गया, आधार इसका 10 हो गया।
इसी प्रकार से अगर बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ इसका बेस कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है, इसका बेस 8 होता है। इसमें संख्याएं 0 से लेकर के 7 तक की होती हैं, 0 से 7 तक के इसमें अंक होते हैं, इसका बेस 8 होता है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में जो आपका बेस होता, आधार होता है, वो 2 होता है, आधार 2 होता है और इसमें 0 और 1 होते हैं, यानी कि इसमें 0 और 1 संख्याएं होती हैं, इसका आधार 2 होता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कहीं से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। आगे आपको बताना है आरटीजीएस कब लागू हुआ, व्हेन वाज आरटीजीएस लॉन्च्ड, 2005, 2004, 2010 और 2012। अब ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बट हर बार लगभग एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना, हर बार पूछ लेते हैं, और चाहे सिंपल प्रश्न हो चाहे हार्ड प्रश्न हो, नंबर सब में बराबर मिलने वाला है। ये भी 1 नंबर का होगा, हार्ड भी 1 नंबर का होगा। सो हर एक क्वेश्चन पर फोकस करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा पढ़ने हैं जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने की, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, 15 से 20 दिन का जो भी समय है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है जो आपके एग्जाम में एक्चुअल में आ सकती हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है, और आप पास ही नहीं बल्कि एक बेहतर ग्रेड लेकर आएंगे अपने ट्रिपल सी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आरटीजीएस की बात की गई है। आरटीजीएस कब लागू हुआ, 2004 में, या कब लॉन्च हुआ, 2004 में। तो सभी को ध्यान रखना है, आरटीजीएस 2004 में आया। यही अगर बात करते हैं, ये हो गया आपका आरटीजीएस। यही अगर बात करते हैं एनईएफटी की, तो एनईएफटी 2005 में आया। अब दोनों को ध्यान रखना है, एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। दोनों के ईयर आपको ध्यान रखना है, 2004 और ये 2005 में आया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पूछा क्या है आपसे, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज आईआईटी। अब इसका पूरा नाम आपको बताना है, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारी ऐसी फुल फॉर्म है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये सारी की सारी फुल फॉर्म हमने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। आपको रेगुलर विजिट करते रहना है www.cccbyfirst.com, और उस वेबसाइट पर बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, प्रीवियस पेपर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी फुल फॉर्म भी अवेलेबल हैं। तो ये सारा का सारा आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताएंगे। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में पहली एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। पहली एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा आपको बतानी है कौन सी है, जावा, लिस्प, सी या बेसिक। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आप उस क्लास को भी देख पाएं। तो देखिए, पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी कि पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लैंग्वेज है आपकी, वो है लिस्प। यहाँ पर आपका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। अब थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। लिस्प का फुल फॉर्म जैसा कि हमने अभी आपको बताया, लिस्ट प्रोसेसिंग होती है। इसके जो डेवलपर हैं, ठीक है, इस भाषा को डेवलप किसने किया, तो जॉन मैककार्थी के द्वारा इस भाषा को डेवलप किया गया 1958 में, 1958 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सवाल और आपका आता है कि एआई का विकास किसने किया, या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं, जॉन मैककार्थी ही हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो पहली भाषा है जिसका इस्तेमाल किया गया है वो है आपका लिस्प। तो लिस्प का आविष्कार किसने किया, वो भी जॉन मैककार्थी के द्वारा ही किया गया। और कब, 1958 में इसको लॉन्च किया गया था।
अगर बात करते हैं तो जो आपका लिस्प है ये सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज में आती है, यानी कि जो लिस्प लैंग्वेज है ये दूसरी सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पहली कौन सी है, तो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी फोर्ट्रान। ठीक है, पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, फोर्ट्रान है। इसका नाम ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, और ये 1957 में डेवलप की गई थी जॉन बेकस के द्वारा। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछें कि फोर्ट्रान कब आई तो 1957 में। किसने बनाया इसको, जॉन बेकस के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में, इसलिए हमने यहाँ पर इसको नोट डाउन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। वर्तमान समय में 500 रुपीज का नोट का साइज 66 mm बाई 150 mm का होता है, क्या ये सही है। यानी कि जो 500 रुपीज का नोट है इसका जो साइज है वो 66 बाई 150 mm होता है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ये आपका नोट है 500 रुपीज का, और इसका जो साइज है ये वाला जो साइज होगा वो कितना होगा, 150 mm का होगा। ये कितना होगा, 150 mm का होगा। ये कितना होगा, 66 mm का होगा, और ये कितना होगा, 66 mm का होगा। क्या ये सही है, करेक्ट है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन पहला हो जाएगा, एकदम राइट है। और अगर इसका कलर पूछें कि इसका कलर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा स्टोन ग्रे। इसका कलर होता है स्टोन ग्रे, है ना, स्टोन ग्रे कलर का ये आपका नोट होता है। बाकी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर करेंसी का साइज और कलर जो भी आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे PDF के रूप में पड़े हुए हैं, जिन्हें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको एप्लीकेशन पर जाना है, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल में जाना है, और जहां पर आपको देख लेना है करेंसी के नोट एंड साइज आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पर सारे कलर के बारे में और इसके साइज के बारे में बताया गया है। किसी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक लगाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। कोई टेक्स्ट है जिस पर आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, अगर आप किसी टेक्स्ट पर किसी दूसरे लिंक को या दूसरे पेज को जोड़ना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं, तो हाइपरलिंक का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पेज का एक जो एड्रेस होता है वो लिंक कर देते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड पर या टेक्स्ट पर। ठीक है, और जब कभी आप उस पर क्लिक करते हैं तो जो भी पेज उससे लिंक होता है वो आपका ओपन हो जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपरलिंक, और इस हाइपरलिंक को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ के हमें प्रेस करना होगा। इसके बाद एक बॉक्स आ जाएगा जहां पर हमें उस वेब पेज का, अगर वेब पेज चाहते हैं तो वेब पेज भी अटैच कर सकते हैं, उस वेब पेज का लिंक कॉपी करके वहां पर पेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर से ही किसी भी दूसरे पेज को जो भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसको भी जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और फिर जब आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो जो भी पेज यहाँ पर लिंक आपने किया है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की आपसे पूछी है, जिसका जो शॉर्टकट की होगी आपकी वो है कंट्रोल के। आप कंट्रोल के से ऐसा कर सकते हैं, हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। अगर आप किसी शब्द को रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। रिप्लेस करना है तो कौन सी की आपको प्रेस करनी पड़ेगी, तो आंसर होगा कंट्रोल के साथ में H आपको दबाना पड़ेगा। जैसे मान लिया आपने एक डॉक्यूमेंट आप बना रहे थे, कोई आप एप्लीकेशन टाइप कर रहे थे, जहां पर एक पर्टिकुलर नाम जो आपने लिखा है वो आपसे गलत हो गया, और वो आपने जो मिस्टेक की है वो एक जगह पे नहीं की है, कम से कम 10-12 स्थानों पर वो मिस्टेक कर दी है। यानी कि 10-12 स्थानों पर वो जो नाम आपने गलत किया है वो हर जगह आपने किया है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप ये चाहते हैं कि हम इसको रिप्लेस कर दें, जो उसका करेक्ट नाम है उसको रिप्लेस कर दें, यानी कि जो भी सही नाम है वो आप डालना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि जहां जहां पर आपने मिस्टेक की वहां पर आपको डिलीट करना है जो पहले लिखा, और उसके बाद वहां पर आपको टाइप करना है। एक तो तरीका ये है, बट यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा, और हो सकता है कि भूलवश आप छोड़ भी दें, किसी जगह पर आप छोड़ देंगे जहां पर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। बट क्या होगा, जब आप रिप्लेस करते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में बस कंट्रोल H प्रेस कर देना है।
कंट्रोल एच जैसे ही प्रेस करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले तो आपसे ये बोला जाएगा कि आप उस वर्ड को ढूंढिएगा, खोजिएगा, फाइंड करिएगा कि कौन सा वर्ड आपने गलत किया है। तो आप जो गलत आपने लिखा था वही गलत आप वर्ड डाल के उसको क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद रिप्लेस विद का एक ऑप्शन आ जाएगा, नीचे रिप्लेस विद में आपको वो सही नेम डाल देना है जिसमें आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो आप वहां पर सही नाम भरेंगे, इसके बाद रिप्लेस का एक ऑप्शन दिखेगा, एक रिप्लेस ऑल का दिखेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जहां जहां पर हमने मिस्टेक की है वहां वहां भी रिप्लेस हो जाए तो रिप्लेस ऑल आपको कर देना होगा। जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे तो जो भी मिस्टेक आपकी थी वहां पर अब आपने जो यहाँ पर वर्ड लिखा, जो नाम दिया, वो वहां पर आपका हो जाएगा। यानी कि हम अगर अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना चाहें तो कंट्रोल एच प्रेस करेंगे रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल एफ का क्या यूज होगा, केवल फाइंड करने के लिए। इससे आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, केवल फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एफ दबा करके जो भी नाम आप सर्च करना चाहते हैं वो वहां पे टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, इससे वो फाइंड हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। आपको बताना है निम्न में विषम बताएं, निम्न में से विषम बताना है। विषम कौन सा है, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इसमें विषम आपको बताना है, बताइएगा। यानी कि 4 ऑप्शन है जिसमें 3 ऑप्शन तो सेम है, एक जैसे हैं, और एक ऐसा है जो कि अलग है, भिन्न है, वो आपको छांटना है। कौन सा होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से सभी बच्चों को बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका विषम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे विषम है, देखो कंपाइलर यहाँ पर दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पर इंटरप्रेटर दिया गया है और असेंबलर दिया गया है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये तीनों क्या हैं, तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, भाषा अनुवादक हैं। बट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पर भिन्न है, अलग है। बाकी के कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये सभी क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं MMID की। MMID में कितने डिजिट होते हैं, MMID में कितने डिजिट होते हैं आपको ये बताना है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन MMID। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 डिजिट होते हैं। MMID में टोटल 7 डिजिट होते हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जाना, हो सके तो इनको नोट भी करते जाना जहां तक पॉसिबल हो, क्योंकि अगर आप इनको नोट करते हैं तो फिर तो ये समझ लो कि जितना भी आपने पढ़ा वो सब आपको याद रहेगा। क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा आप लिख करके याद कर सकते हैं आसानी के साथ, उतना आप पढ़कर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस है तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपनी एक कॉपी बना सकते हैं जहां पर सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में इनको रिवाइज भी कर सकते हैं और ये फिर आपको 100% याद भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है लिब्रियोफिस कैल्क में फार्मूला प्लस चिन्ह से शुरू होता है। यानी कि लिब्रियोफिस कैल्क के अंदर जो फार्मूला है वो प्लस चिन्ह से शुरू होता है। क्या ये सही है, क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो इक्वल यानी कि बराबर के चिन्ह से शुरू होता है, ना कि प्लस चिन्ह से। लिब्रियोफिस कैल्क क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहां पर अगर कोई भी फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें वहां पर इक्वल का साइन यूज करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। निम्न में से चैटिंग एप्लीकेशन है, कौन सा एक चैटिंग एप्लीकेशन है जहां पर आप चैट कर सकते हैं, यूट्यूब, गूगल अर्थ, टेलीग्राम मैसेंजर या नन ऑफ दीज। तो आंसर करिएगा 11 में क्या होगा आपका राइट आंसर, कौन सा इसमें सही जवाब है, कौन सा एक चैटिंग एप्लीकेशन है। सिंपल सी बात है, यहां पर हो जाएगा सी। टेलीग्राम मैसेंजर जो है आपका वो एक चैटिंग एप्लीकेशन है जहां पर आप चैट कर सकते हैं, है ना। ये आपका IM का एग्जाम्पल है, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से सेम आपका व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप भी एक चैटिंग एप्लीकेशन है जो कि IM का एग्जाम्पल है। IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, जहां पर आप रियल टाइम में किसी से बात कर लें, कम्युनिकेट कर लें, तो उसे हम IM का भी नाम देते हैं, है ना, इंस्टेंट मैसेजिंग का नाम दिया जाता है। और ये एग्जाम में कई बार पूछता भी है कि निम्न में से कौन सा एक IM का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टेलीग्राम मैसेंजर हो गया आपका, व्हाट्सएप हो गया आपका, ये IM के एग्जाम्पल हैं। पेपाल क्या है, व्हाट इज पेपाल, ई कॉमर्स है, पेमेंट मेथड है,
चैटिंग ऐप है या इसमें से कोई नहीं? पेपाल क्या है? पेपाल के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि एक पेमेंट मेथड हो गया ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा यहाँ पर। पेमेंट मेथड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छी एक बात और ध्यान रखना है, जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 4 विकल्प होते हैं किसी एक प्रश्न के, तो उसमें कई बार ऐसा भी आपके सामने ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रश्न के 2-2 आंसर हैं। तो फिर आपको क्या करना है? तो वहां पर आपको ये देखना है कि जो आंसर दिया गया है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सबसे क्लोज, सबसे नजदीक कौन सा है, आपके प्रश्न के सबसे नजदीक आंसर कौन सा है, वही आपको टिक करना है, वही आपको लगाना है। ठीक है। और वही आपका सही भी होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक प्रश्न है, उसमें 2 आंसर हो सकते हैं, बट फिर उसमें ये देखना होगा कि आपके प्रश्न के क्लोज यानी कि नियरेस्ट कौन सा है, वो आपको पहले करना है। चलिए, यहां पर आपको बताना है डीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएफएस का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइएगा क्या होगा इसमें राइट आंसर? डीएफएस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, सभी को ध्यान रखना है। इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? देखो, इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसमें से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट? ऑप्शन समझिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? सबसे वायरल सेक्शन का मतलब यहां पर आप ये समझ लो कि सबसे फेमस कौन सा है, सबसे फेमस कौन सा है। ठीक है, बताइएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे पॉपुलर कौन सा है, सबसे पॉपुलर भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सबसे जो फेमस है, सबसे जो पॉपुलर है, वो आपका है फेसबुक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्विटर आइकन में कौन सा पक्षी है? अब यहां पर कई बार पक्षी का नाम भी पूछ लेते हैं, तो ट्विटर आइकन में जो आपको वर्ड दिखाई देता है, जो पक्षी दिखाई देता है, उसका नाम आपको बताना है। क्या उसका नाम है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका नाम है लैरी बर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, लैरी बर्ड उसका नाम है। निम्न में कौन रोजगार से संबंधित है? इसमें से रोजगार से संबंधित कौन सा है? अमेजॉन, फेसबुक, लिंक्डइन या पेटीएम? कौन सा रोजगार से संबंधित है, बताइएगा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। लिंक्डइन आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट तो है, बट साथ ही साथ आपको रोजगार भी उपलब्ध कराती है ना। ये रोजगार भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। तो रोजगार से संबंधित हो गया ना लिंक्डइन आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। राइटर में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। राइटर एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का, जहां पर जब कुछ टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका अलाइनमेंट क्या होता है, वो टेक्स्ट जो आप लिखते हैं वो कहां से लिखना स्टार्ट होता है। नॉर्मली जब आप अपनी कॉपी पर लिखते हैं, अपनी कॉपी पर कलम से जब लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आपका अलाइनमेंट क्या होता है, आपके पास एक कॉपी है और यहाँ पर जब आपसे कुछ लिखने के लिए बोला जाता है तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं कहाँ से, आप भी लेफ्ट साइड से ही लिखते हैं, लेफ्ट साइड। तो वही आपका आंसर होगा लेफ्ट। यानी कि चाहे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हो, चाहे आप एमएस वर्ड में हो, आपका जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट साइड ही होता है। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको किससे संपर्क करना पड़ेगा? गूगल से, आईएसपी से, ब्राउजर से या एफटीपी से? इंटरनेट आपको लेना है तो आपको किससे संपर्क करना पड़ेगा, बताइएगा। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी आईएसपी से। इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। भाई किसी ना किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिल पाएगा। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में भी तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, बट मोबाइल फोन के अंदर क्या होता है,
सिम पड़ा होता है, और जो सिम आपने ऑलरेडी किसी ना किसी आईएसपी से लिया हुआ होता है, चाहे वो आपका एयरटेल हो सकता है, आपका जियो हो सकता है, आपका वोडाफोन हो सकता है, बीएसएनएल हो सकता है, बट कोई ना कोई आईएसपी ने ही आपको ये कनेक्शन प्रोवाइड किया होगा, तभी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट प्राप्त करने के लिए या इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए आपको आईएसपी, जिसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बायोस का पूरा नाम क्या होता है ये आपको बता देना है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है? तो बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं। ध्यान से समझना, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं। प्रोग्राम्स डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेस आर कॉल्ड। उन्हें आप सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देंगे, उन्हें आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देंगे, उन्हें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देंगे, या उन्हें आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स का नाम देंगे। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? 20 में आपको जल्दी से आंसर करना होगा। यहाँ पे कौन सा सही जवाब है बताइए, 20 में आपका कौन सा राइट आंसर है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को प्रबंधित करने का काम करता है, ऑपरेट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है, निम्न में सभी बूट प्रक्रिया में शामिल हैं सिवाय, यानी कि सभी चरण बूट प्रक्रिया में शामिल हैं, बट एक ऐसा है जो कि शामिल नहीं है। अब देखिए ऑप्शन देखिएगा, लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, एक्टिव द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस, लोड एप्लीकेशन प्रोग्राम। बूट प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल नहीं है आपको ये बताना है। 21 में क्या होगा आपका राइट आंसर? देखो, लोड दी ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है आपका। जब आप बूट करते हैं अपने कंप्यूटर को तो क्या होता है, बूट प्रक्रिया में लोड होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी रैम में, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी होता है, एक्टिवेट द बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, यानी कि बायोस भी आपका एक्टिवेट होता है। तो ये तीनों तो आपके बूट प्रक्रिया में शामिल होते हैं, बट लोड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ये शामिल नहीं है। एप्लीकेशन प्रोग्राम बूट प्रक्रिया के दौरान लोड नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, लोड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए, और यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन एक समय में एक से अधिक कार्यक्रमों का समर्थन नहीं करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम, डॉस, लिनक्स, विंडोज या यूनिक्स। क्या होगा इसमें राइट आंसर? जल्दी से जवाब करना है आप सभी को, बताइएगा यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा। कौन एक समय में एक से अधिक प्रोग्रामों का समर्थन नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉस, जिसे कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका सही जवाब है, डॉस। ठीक है, आपको बताना है SCSI का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। SCSI का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है, कौन सा होगा राइट आंसर। इसका मतलब है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 24 में आपको बताना है, डैश में हर बार जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं तो आप उस ओएस का चयन कर सकते हैं जिसमें आप बूट करना चाहते हैं। डैश अलाउ यू टू सेलेक्ट द ओएस यू वांट टू बूट इनटू एवरी टाइम यू स्टार्ट द कंप्यूटर। मल्टी बूट में, एक्टिवेशन में, इंस्टॉलेशन में या नन ऑफ द अबव में, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से जवाब करना है सभी बच्चों को। डैश में हर बार जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं तो आप उस ओएस का चयन करते हैं जिसमें आप बूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टी बूट में, है ना। अगर आपने अपने कंप्यूटर को मल्टी बूट कर रखा है, यानी कि आपके कंप्यूटर में अगर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जब भी आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं तो वहां पर आपको ओएस का चुनाव करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा ओएस आप बूट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टी बूट, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर। ठीक है,
25 में आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, यानी कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आपको समझाना है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, द वे अ यूजर ऑपरेट्स द कंप्यूटर सिस्टम, द वे कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क्स, या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसमें राइट आंसर, कौन सा सही हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ आपको बताना है, तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, यानी कि जो आपके कंप्यूटर के वर्किंग को कंट्रोल करने का काम करता है। प्रोग्राम्स का एक ऐसा समूह, ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर के वर्किंग को कंट्रोल करने का काम करता है, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया गया है ना। तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए एक बेस्ट ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक कम्बो पैक है जहां पर आपको चैप्टर वाइज ई बुक प्लस जो रैंडम ई बुक हमने बनाई, दोनों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि दोनों ई बुक आपको एक साथ में मिल जाएंगे, जैसे आप केवल 99 रुपीज में ही ले सकते हैं। यहाँ पर आपके टोटल 2400 प्लस प्रश्नों को दिया गया है, साथ में यहाँ पर सभी वेब ब्राउजर के शॉर्टकट की, लिनक्स यूनिक्स की कमांड और भी बहुत कुछ स्टडी मटेरियल इस ई बुक में प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही आप इस ई बुक को बाय करते हैं, इसके बाद आपके सामने डाउनलोड का एक बटन आ जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, जो ईमेल आईडी आप यहां पर जब इसको बाय करेंगे तो जो ईमेल आईडी आप यहां पे डालते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर भी इसका एक लिंक चला जाएगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप ले सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।